अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। अगर मगर कभी हाँ कभी ना के एक तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर जलसा कर ही लिया। जलसा क्या था? एक अज़ाब इलाही था जो गुजर गया और अब उसके आफ्टर शॉक्स मुसलसल आ रहे हैं। हुकूमत की तमाम रुकावटों और खान के जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा क्राउड इकट्ठा किया, मगर इतने लोग कैसे इकट्ठे किए इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर ने केपीके के तमाम रिसोर्सेज इकट्ठे किए और केपीके की आवाम का पैसा, कौम के टैक्स का पैसा पानी की तरह फेंक कर एक ग्रैंड शो किया। जनरल ज़िया साहब ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराई तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जनरल भुट्टो साहब और उनकी कैबिनेट का एहतसाब करे और उसके बाद उसने एक वाइट पेपर शाया किए। बहरहाल वैसे तो वो करप्शन कोई उनके खिलाफ साबित नहीं कर सका, मगर एक वाक़या उस वाइट पेपर में था, वो मैं समझता हूँ कि आपके गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी है। मेरे दादा उस वक़्त फाइनेंस के साथ उनके पास लेबर मिनिस्ट्री भी थी और एक एमएनए की डेथ पंजाब में हो गई और वहाँ पर री इलेक्शन होना था। तो उस जो शख्स ने जो कैंडिडेट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा कि जनाब मेरे इलाके में लेबर मिनिस्ट्री का एक दफ्तर है और उस दफ्तर की 2 सरकारी जीपें हैं और मुझे अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए वो दोनों जीपें फराहम की जाएं। तो भुट्टो साहब ने वो लेटर मार्क कर दिया मिनिस्टर को और वो मेरे दादा के पास आ गया। मेरे दादा ने उसके ऊपर लिखा कि जनाब ये नोट, वहाँ साइड पे नोट्स पे लिखना पड़ता है कि जनाब ये सरकारी जीपें हैं, सरकारी पेट्रोल इनमें इस्तेमाल होता है, इलेक्शन एक ज़ाती चीज़ है तो वो मैं उसके लिए अलाउ नहीं करूँगा। और वो ख़त वापस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भेज दिया। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो ख़त देखा और उस पर रिमार्क्स जब मेरे दादा के पढ़े, अपने वज़ीर के पढ़े, तो उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, उसके ऊपर दोबारा लिखा कि व्हाट द ब्लडी हेल, दे आर जस्ट 2 जीप्स। और वो लेटर दोबारा डाउन द लैडर मेरे दादा के पास आ गया। तो मेरे दादा ने उस पर लिखा कि आप डायरेक्ट ऑर्डर दे दें, मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तो ज़िया साहब ने, जनरल ज़िया साहब कह रहे थे कि ये एक करप्शन है, ये एक गलत एक्ट है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में किया गया। मैं अभी ये वाक़या इसलिए सुनाया कि हकीकी आज़ादी, इंसाफ, आइन और कानून की हुक्मरानी का दावा करने वालों से एक सवाल है, दूसरों पर उंगली उठाने वालों से मेरा एक सवाल है। खान ने जिनको शऊर दिया है उनसे मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि क्या वो अली अमीन गंडापुर से पूछेंगे या वो इमरान खान से ये डिमांड करेंगे कि एक ऑडिट किया जाए कि गंडासापुर ने ये रिसोर्सेज, सरकारी माल जो है, किस आइन और कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासी जलसे के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा कभी नहीं होगा। बहरहाल इसके बाद गंडासापुर साहब ने जो जलसे में तकरीर की वो भी एक शाहकार थी। तुम्हें मैं नंगा करूंगा, नंगा इस कौम के सामने। मेरा साथ दोगे? इमरान खान के लिए साथ दोगे? खड़े होगे, निकलोगे, लड़ोगे, मरोगे और जो तुम्हें मारे उसको मारोगे भी सही। इसके बाद अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। अब ना हम गुलाम हैं। तुम आइन को नहीं मानते तो फिर ऐसा आइन जो तुम नहीं मानते, ऐसा आइन हम भी नहीं मानते। आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। और जो सामने आया तो अंग्रेजी में कहते हैं ही विल फेस द म्यूजिक। उसको फिर हम ढोल की थाप पे मजा चखाएंगे।
इस वीडियो या तकरीर को देखकर एक अंधा, बहरा और गूंगा भी अंदाज़ा लगा सकता है कि गंडासापुर साहब वो सुल्तान राही मरहूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, बड़के मार रहे हैं और लोगों को इश्ताल दिला रहे हैं। ज़बान भी उनकी बहुत शाइस्ता और बहुत खूबसूरत है कि शायद वो अपनी वालदा, बहन और बेटी के सामने भी और उनके साथ भी जब बात करते होंगे तो इन्हीं तरह के अल्फाज का चुनाव करते होंगे। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। जी, उन्होंने खुदा की कसम खाई और धमकी भी लगाई। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका फ़ौरन जवाब दिया कि जनाब आप अपनी बात पर कायम रहना और जो कह रहे हो ज़रूर करना। गंडा साहब ने सहाफ़ियों और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक हैं उनके लिए भी इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की और फिर ये भी फरमाया कि मरियम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। और उसके साथ उन्होंने को डोल, बाजे और बारातों के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो कि इंतहाई फजूल बातचीत थी, जो एक चीफ़ मिनिस्टर के शायाना शान बिल्कुल नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह ने भी उनकी इस भड़क का जवाब फ़ौरन दिया और कहा कि जलसा तो बहुत दूर की बात है, तुम पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ। उसके बाद उन्होंने असल बात की जिसके लिए ये जलसा हुआ। उसके बाद उन्होंने वो बात की जिसके लिए सारा ड्रामा रचाया गया और वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। बाकी सब बातें तो गैर ज़रूरी थीं जो मैंने अभी आपको पहले सुनाई, वो तो असल देग में सिर्फ मिर्च और मसाले डाल रहे थे। असल बात क्या थी वो अब सुनिए। कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। इमरान खान की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज का FGCM है और उसके नतीजे में अगर वो मिलिट्री कस्टडी में चले जाते हैं। खान इस जलसे से जो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने अचीव कर लिया। गंडापुर की तकरीर खान की स्क्रिप्टेड थी और खान स्ट्रीट पावर के साथ ये भी धमकी लगा रहे हैं कि अगर मुझे आपने मिलिट्री कस्टडी में लिया और तो अवाम दोबारा 9 मई करेगी। खान ने मिलिट्री ट्रायल से बचने के लिए प्रीएम्प्टिव के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन पहले ही फाइल की हुई है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। खान से इस जलसे के बाद जब सहाफ़ियों ने गंडासापुर की तकरीर के बारे में पूछा तो उन्होंने बिल्कुल वही जवाब दिया जो उन्होंने 9 मई के बाद दिया था कि जनाब मैं तो जेल में था, मैं तो अरेस्ट हुआ था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो बहरहाल लेकिन खान को ये मालूम था कि क्राउड को रोकने के लिए कंटेनर लगाए गए थे। खान को उसके अलावा जलसे की तमाम डिटेल्स बहुत डिटेल में मालूम थी, मगर जहां मुनाफिकत दिखानी होती है वहां खान जी बिल्कुल नहीं चूकते। फिर आज जब उनसे दोबारा वही सवाल हुआ तो फरमाने लगे कि मैं गंडासे की हर बात को इंडोर्स करता हूं, बल्कि जिन लोगों ने गंडासे की बात से डिसएग्री किया वो बुज़दिल हैं और उनको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होना ही नहीं चाहिए। इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी पार्टी में उन लोगों के लिए जो जमहूरी रवैयों और पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखते हैं और करते हैं उनके लिए स्पेस कम कर रही है। जनाब गरम मजाजी अगर आप में है तो उसी तरह की गरम मजाजी दूसरे में भी हो सकती है। बजाय इसके कि आप अपने जलसे में हुकूमत की नाहली, नालायकी, कमज़ोरी, गलत इक्तिसादी पॉलिसी या बैड गवर्नर्स को तनकीद का निशाना बनाते और आवाम की गुर्बत, अफलास, तालीम और तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम या वादे करते, आपने फ़ौज को धमकाना शुरू कर दिया क्योंकि आपको मालूम है
کہ آپ نے کون سا جرم کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندھے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا لیڈر، ریاست مدینہ کا دعوے دار اور پاکستان تحریک انصاف کا مرشد سسٹم کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ کان کھول کر سن لیں کہ خان سسٹم کے خلاف نہیں بلکہ اسی سسٹم میں واپس آنے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہی سسٹم جس میں 190 ملین کا کالا دھن اس نے ملک ریاض کو واپس کر دیا۔ وہی سسٹم جس میں ہار گھڑی سے لے کر ڈنر سیٹ تک کی غلط قیمتیں لگا کر گھر میں رکھ لی گئیں۔ وہی سسٹم جسے بیگم قیدی نمبر 804 کے موکل اور جن چلاتے ہیں، جس میں ایک دن خاص وقت میں وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، جس میں ایک خاص وقت میں وہ زمینی سفر نہیں کر سکتے، اور بقول فواد چودھری 50 روپے میں ہیلی رائڈ دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر تک پاکستان کی قوم کو کاسٹ کرتی تھی۔ خان اور پاکستان کے دشمن خاص طور پر ہندوستان نہیں چاہتا کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، معاشی اور اقتصادی ترقی ہو، بلکہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سفر تیزی سے طے ہو۔ یہ ان کی منشا ہے، لیکن ان کا یہ خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔